नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके रेडीनेस पेपर को हल करने वाले हैं जो अभी अभी 11 सितंबर को हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। कुछ दिनों पहले मैंने जो आपका पेपर का पैटर्न है उसके बारे में विस्तार से बातचीत की थी कि कैसे पेपर बनने वाला है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से कौन कौन से खंड होंगे और कितने कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर वेरीफाई करके देख सकते थे क्योंकि पिछले 3 सालों से जो आपके पेपर हो रहे थे उनका पैटर्न थोड़ा अलग था। इस बार कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे, 29 क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। रेडीनेस के पेपर को देने के बाद आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपका जो मिड टर्म का फाइनल पेपर आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। आपकी मिड टर्म की परीक्षा के लिए ऐसा ही पेपर आने वाला है, सिर्फ हिंदी का ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट के जो रेडीनेस के एग्जाम हुए हैं उनका पेपर भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो आइए इस पेपर को हल करते हैं और थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपकी मिड टर्म की परीक्षाएं आने ही वाली हैं, आपके रेडीनेस के एग्जाम खत्म हो गए हैं। आपको अपने रिवीजन में जुट जाना चाहिए और आपको पता लग गया है कि आपका पेपर कैसा आ रहा है, कितनी तैयारी आपकी है, किस तरीके से आपने रेडीनेस का पेपर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में है तो आप अपने टीचर से अभी भी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर आप सभी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है और यहाँ पर आपके SRT और CRT, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स टास्क, और ये आपका क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टास्क। सबसे पहला खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 आपके अपठित गद्यांश से और 5 आपके अपठित काव्यांश से। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, आपने पढ़ा ही होगा, जल्दी से मैं इसे पढ़ देती हूँ। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। 3 MCQ बेस्ड हैं, SRT हैं और 2 के उत्तर आपको लिखने हैं यानी कि CRT हैं। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, यानी धरती सभी की है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इनमें बराबर की हिस्सेदारी है। ये बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है, यानी कि मनुष्य बुद्धिमान है और बुद्धि की वजह से उन्होंने इतना तकनीकी विकास कर लिया है कि बाकी जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके ऊपर भी हम कहीं ना कहीं अधिकार जमाते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों, दालान क्या होता है, जो खुली जगह होती है, आंगन आप सभी जानते हैं, में सब मिलजुल कर रहते थे क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, लोग ज़्यादातर गाँव में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। ये इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जो पशु पक्षी हैं वो भी धीरे धीरे अपने प्राकृतिक आवास से दूर होते जा रहे हैं। पक्षियों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, जीव जंतुओं के लिए भी हम जो जंगल हैं उनको काट रहे हैं और इस कारण से उनके जीवन में दखल अंदाजी बढ़ रही है। तो आइए यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। और बड़े ही आसान प्रश्न है। धरती के संबंध में लेखक की क्या राय है। लेखक की राय है कि भाई धरती जो है वो किसी एक की नहीं है, सभी की है। अभी हमने बात की धरती पर मनुष्य का अधिकार है, हाँ ऐसा भी है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से बात निकल कर आती है वो कौन सी है, दूसरी। बढ़ते प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, तो पेड़ कट गए हैं, ये तो इंसान काट ही रहा है अपने स्वार्थ के लिए। पंछी बेघर हो गए हैं क्योंकि जितना प्रदूषण बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो पंछी है अपने घरों से दूर निकल रहे हैं। सागर पीछे सरक रहा है, ऐसी बात भी कही गई है। धरती का वजूद समाप्त हो गया है, अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है अगर हम अभी भी सचेत नहीं होंगे। तो जो पंछी हैं वो बेघर हो गए हैं प्रदूषण की वजह से। और आप यहाँ पर गद्यांश के हिसाब से भी देख सकते हैं कि फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। अब जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में क्यों सिमटने लगा है कि लोग एकल परिवार में रहने लगे हैं, जॉइंट फैमिली में अब नहीं रहते हैं। पहले खुले घरों में रहते थे, बहुत सारे परिवार के सदस्य होते थे, एक दूसरे से मतलब रखते थे। धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, हम अपने घरों में सीमित हो रहे हैं, छोटे छोटे परिवारों में रह रहे हैं, तो एकल परिवारों का प्रचलन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। घर के अंदर सभी
एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है, इसे हम सबसे सही विकल्प मान सकते हैं। घर के अंदर सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसा भी कह सकते हैं। अधिक लोग शहर से गांव जाने लगे हैं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि गांव से शहर जा रहे हैं। लोग अब संयुक्त परिवारों में रहने लगे हैं, नहीं रहने लगे हैं, यानी कि संयुक्त परिवार अब कम हो रहे हैं। तो एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। लोग बड़े परिवार के बजाय एकल परिवार में रहते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं। लोग छोटे छोटे परिवारों में रह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प सही होगा। ये 3 प्रश्न आपके एसआरटी थे और जो फाइनल आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। आगे आपके चौथे और 5वें प्रश्न में आपको उत्तर लिखना है। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो गद्यांश आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जो गांव है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो धीरे धीरे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, प्रकृति के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि जीव जंतुओं के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। पक्षी जो हैं वो बेघर हो रहे हैं, समुद्र को भी अपनी जगह से खिसकाया जा रहा है, यानी कि समुद्र के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं। तो बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीके से 40 से 50 शब्दों में आपने अपना उत्तर देना है। गद्यांश के माध्यम से लेखक किन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है? तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? प्रदूषण की समस्या है, वनों को काटने की समस्या है, समुद्र को गंदा करने की समस्या है, शहरीकरण की समस्या है। धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, लोग स्वार्थी बनते हुए चले जा रहे हैं, किस तरह का जीवन वो अपना रहे हैं, ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। आगे आपका क्या है? काव्यांश है, कविता की पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की कविता से ली गई हैं। तो यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। गद्यांश की अपेक्षा पद्यांश को पढ़ना और समझना थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, तो इन पंक्तियों को आपको ध्यान से पढ़ना है। 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा। इनमें जो शब्दों के अर्थ है अगर आपको समझ में आते हुए चले गए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली। तो वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शीत ऋतु आती है, सर्दी की ऋतु आती है। जाड़ा क्या होता है? गांव में कहते हैं जाड़ा, सर्दी को कहते हैं। प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की भरपाई ली। तो पावस ऋतु क्या होती है? वर्षा ऋतु होती है। और वर्षा ऋतु की बूंदों के बाद, बारिश के बाद अब प्रकृति सुरक्षित हो गई है, पूरी तरह से हरी भरी हो गई है और सर्दी की ऋतु आने वाली है। सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे और सूर्य की किरणों के कारण रास्ते के जो काले काले आवरण हैं वो हट गए हैं। डूबे टीले महकन उठी दिन की रातों के चरण हटे। डूबे टीले महकन उठी दिन की रातों के चरण हटे। तो टीले जो थे, जो पानी में डूब गए थे, सूर्य की किरणों के आने से पूरा आसमान स्वच्छ हो गया है। साथ में जो कालिमा है, जो काला आवरण है वो हट गया है और जो पानी भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम हो गया है। पहले उदार थी गगन वृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत। तो पहले जो आकाश की वृष्टि है, बारिश है, आकाश से बारिश हो रही थी, तो वो उदार थी क्योंकि वो क्या कर रही थी? बारिश कर रही थी, पौधों का कल्याण कर रही थी। और अब तो पूरे खेत भी क्या हो गए हैं? उदार हो गए हैं। उदार होने का अर्थ क्या है? हरे भरे हो गए हैं। और हरे भरे होंगे, अनाज उपजेगा, तो अनाज के माध्यम से सभी का पेट भरेगा। तो ये उदारता की निशानी है, दूसरों की भलाई करना। यह उग उग आई बहार, वह लहराने लग गई रेत। यह उग उग आई बहार, उगना यानी कि पौधों का उगना। तो पौधे उगने लगे हैं बारिश के बाद, और बारिश के बाद पौधे उगने लगे हैं, बहार आ गई है और साथ में लहराने लगे हैं। ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गई छवियां छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। तो ऊपर से नीचे बारिश गिर रही थी और बारिश के गिरने के बाद पौधे जमीन में से ऊपर निकल रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं, हरियाली छा गई है। अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार। कछार क्या होता है? किनारा। यमुना नदी के जो किनारे हैं, तो वहाँ पर जो ग्वाल बाल हैं दोबारा से क्या कर रहे हैं? अपनी गायों को चरा रहे हैं और साथ में वहाँ पर क्या है? बांसुरी बजा रहे हैं। तो कछार क्या होता है? किनारा होता है। धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए गगन में घन अपार। घन क्या होते हैं? बादल। तो चारों तरफ स्वच्छता छाई हुई है, पानी से सब कुछ धुल गया है, नया हो गया है। नालों नदियों सागरों सरोसर क्या होते हैं? तालाब होते हैं। ने नभ से नीलांबर पाया, और वो भी नीले रंग के हो गए हैं, यानी कि पानी से भर गए हैं। खेतों की मिट्टी कालीमा उठवे हरे हरे सब हो गए। तो खेतों की जो काली मिट्टी थी तो उसमें नए नए पौधे आ गए हैं और पौधे आने के बाद हरियाली छा गई है। घिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ।
तो ये जो रहस्य था, जो बारिश थी, जो प्रकृति का रहस्य था, वो खुलकर सबके सामने आ गया है, क्योंकि बारिश की वजह से पेड़ पौधे उगते हैं और किस तरीके से यहाँ पर साइंस का नियम भी बता दिया गया है। दाएं बाएं से उठी पवन, उठते पौधों का मान हुआ। तो दाएं बाएं से पवन उठ रही है, यानी कि पौधों को लहरा रही है, और जो पौधे हैं उनको अपने ऊपर मान हुआ है, वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे अब जमीन से ऊपर आ रहे हैं और प्रकृति को हरा भरा कर रहे हैं। आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा, छवि प्यारी सी, और हरियाली छाई हुई है। साथ में जो हवा है, मौसम की जो हवा है, वो लहरा रहे हैं पौधे उसके अंदर, और बहुत ही सुंदर छवि, प्यारी छवि दिखाई दे रही है। यादों में लौट रही निधियां, मन मोहन कुंज बिहारी की। और यादों में लौट रही निधियां, निधि क्या होता है? खजाना होता है। तो यादों को यहाँ खजाने के रूप में कहा गया है। जो गोपियां हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वो बिहारी को यानी कि भगवान श्री कृष्ण की यादों में खोए हुए हैं, और मन को मोहने वाले जो कुंज बिहारी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी यादों में वो खो गए हैं। श्री कृष्ण को वो याद कर रहे हैं। अभी जो कविता है मैंने भी पहली बार पढ़ी है और आपने भी पहली बार पढ़ी होगी। तो पहली बार जब हम कविता को पढ़ते हैं तो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। एक बार कविता पहले पढ़ चुके होते हैं, उसका बैकग्राउंड हमें समझ में आ जाता है, कवि ने किस संदर्भ में कविता लिखी है, तो फिर उसको समझना आसान होता है। तो अपठित काव्यांश में यही दिक्कत आती है कि कविता ऑन द स्पॉट आपको पढ़नी होती है, तो हमें बिहाइंड द सीन नहीं पता कि कवि ने क्या सोचकर इस कविता को लिखा है। बस हमें इतना पता है कि हिंदी हमें पढ़नी आती है, शब्दार्थ अगर हमें आते हैं तो उसको हम ऑन द स्पॉट अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कविता मैंने भी पहली बार पढ़ी है, अभी पढ़ी है, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तो ये मेरी समझ के हिसाब से मैंने आपके सामने इसको पहली बार पढ़कर किस तरह से समझा है, ऐसे ही आपने समझने का प्रयास करना है। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि अपठित काव्यांश पहले से पढ़ी हुई कविता से पूछ लिया जाए। ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि हमने कविता नहीं पढ़ी होती है। तो यहाँ पर यही इसका नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, जैसे अभी हमने इसको समझने का प्रयास किया है तो वैसे ही आप पेपर में इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ से भी 3 आपके SRT हैं और 2 आपके क्या हैं, CRT। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का आपस में क्या संबंध है? तो हमने पहली ही लाइन में देखा था कि वर्षा ऋतु जो होती है उसके बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में गर्मी और वर्षा ऋतु में मौसम सुहावना रहता है। तो शरद में गर्मी नहीं रहती। शरद का मतलब क्या होता है? शीत ऋतु यानी कि ठंडी। तो ये गलत हो जाता है। वर्षा और शरद ऋतु दोनों साथ साथ तो आ ही नहीं सकती। वर्षा ऋतु जाने के बाद शरद ऋतु आती है, तो यही बिल्कुल सही विकल्प है। वर्षा ऋतु से पहले शरद ऋतु आती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर तो एक ही विकल्प सकारात्मक था। थोड़ा सा आप समझेंगे, आसानी से आप इसे कर पाएंगे। निम्न कविता में किसके द्वारा काले आवरण हटाए गए हैं? तो ये तो साफ साफ कविता में लिखा हुआ था, सूर्य की रोशनी के द्वारा काले आवरण क्या हो गए हैं, हट गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण क्या हो गए हैं, हट गए। सूर्य की रोशनी द्वारा काले आवरण हटा दिए गए हैं। चांद की चांदनी, ऐसा तो नहीं है। बारिश की बूंदे, थोड़ा सा लग सकता है हमें। तारों की टिमटिमाहट, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। कछार शब्द का अर्थ है, तो जब हम कविता को समझने का प्रयास कर रहे थे तो हमने बताया था कछार क्या होता है, यमुना के कछार यानी कि यमुना का किनारा। कछुआ तो आप तुक्का लगा सकते हैं और ये बिल्कुल गलत तुक्का होगा। नाविक ऐसा नहीं है, तालाब ऐसा नहीं है। नवीन पौधों को किस बात का मान हुआ और क्यों? तो नवीन जो पौधे हैं अभी अभी मिट्टी से बाहर आ रहे हैं और जैसे ही वो बाहर निकल रहे हैं तो वो पूरे हरियाली फैला रही है प्रकृति में। साथ में जो हवा है उनको लहरा रही है और पूरा जो वातावरण है, प्रकृति का वातावरण है, बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्यारा हो गया है। तो इसलिए उनको भी क्या हो रहा है, अपने ऊपर मान हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हम भी प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। वर्षा के जाने के बाद प्रकृति में किस किस तरह के बदलाव आते हैं? तो जब वर्षा ऋतु चली जाती है तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है और धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन होता है। बारिश के जाने के बाद सूरज की किरणें धरती को पूरी तरह से प्रकाशित करती हैं, खेत उदार हो जाते हैं, खेतों की जो कालिमा है वो मिट जाती है, हरियाली छा जाती है और साथ में जो पौधे हैं वो धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये पहला खंड था। दूसरे खंड में आप देख सकते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक के 6 पाठ हैं जिसमें 3 कविताएं आप पढ़ते हैं और 3 आपके पाठ होते हैं, तो वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ से कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। कवि ने वृक्ष और बूढ़े चौकीदार में क्या समानता देखी? तो आप समझ गए होंगे, एक वृक्ष की हत्या कविता से प्रश्न पूछा गया है। तो आपने कविता को पढ़ा था तो आप याद कीजिए कि कवि ने वृक्ष और बूढ़े चौकीदार
कवि ने अपने घर के सामने जो पेड़ है, जो बहुत पुराना पेड़ है, बचपन से जिसे वो देखते हुए आ रहा है, उसकी तुलना बूढ़े चौकीदार से की है। जैसे चौकीदार हमेशा चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है, घर की रखवाली करता है, सुरक्षित रखता है हमारे घर को, और उसके होने से हमें सुरक्षा का एहसास होता है, बिल्कुल वैसे ही जो पेड़ है उसको बूढ़ा चौकीदार कहकर कवि बुलाता है। और साथ में प्रकृति के संदर्भ में अगर हम समझना चाहें तो प्रकृति हमारा रक्षण करती है, हमारी सुरक्षा करती है। जैसे चौकीदार चौकीदारी करता है, सुरक्षा करता है, जहाँ पर भी वो कार्य करता है, बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति भी मनुष्य की सुरक्षा करती है, मनुष्य का संरक्षण करती है। तो किस तरीके से चौकीदार के पास राइफल होती है, तो यहाँ पर जो पेड़ है, कैसे वो कल्पना कर रहे हैं कि पेड़ की सूखी टहनी राइफल के समान लग रही है, और साथ में उसने जूते पहने हुए हैं, और उसका जो तना है, खुरदुरा तना है, तो ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, और साथ में उसके ऊपर जो फूल और पत्तियां हैं वो उसने टोपी पहनी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है। तो पूरा किस तरह से मानवीकरण किया गया है कि एक चौकीदार और एक पेड़ में कितनी समानता दिखाई गई है। तो ये सारी बातें आप अपने शब्दों में लिखेंगे, 40 से 50 शब्दों में। आपके विचार में भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? आपके विचार में तो पाठ के माध्यम से आपने अपने विचारों को जोड़ते हुए उत्तर को स्पष्ट करना है। पाठ में भारत की उन्नति के बारे में बातचीत की गई है। पाठ आपने पढ़ा है कि कैसे हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करके भारत की उन्नति कर सकते हैं। लोगों में जो अंधविश्वास हैं, जो रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, रूढ़िवादी हैं, उस सोच को दूर करके हम कर सकते हैं। लोगों में एकता की भावना के माध्यम से जो भेदभाव है, छल कपट है, जाति पाति के नाम पर, लिंग के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है, उसको दूर करके, शिक्षा का प्रचार करके, रोजगार के साधन जुटा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या को हल कर कर, बेरोजगारी की समस्या को हल कर कर, गरीबी की समस्या को हल कर कर, प्रदूषण की समस्या को हल करके, भ्रष्टाचार की समस्या को हल करके। तो आज के संदर्भ में भी जो समस्याएं हैं उनको आप अपने पाठ की समस्याओं के साथ जोड़कर अपने विचारों के माध्यम से इस उत्तर को स्पष्ट कर सकते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, पाठ में किन अवसरों पर श्वेत, ये श्वेत लिखा गया है। जब हम इसको टाइप करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। रंगीन पताकाओं को फहराने का जिक्र किया गया है। तो लेखिका जब जा रही होती है रास्ते में, तो जितेन नार्गे जो उनके गाइड होते हैं वो उनको बताते हैं कि ये जो सफ़ेद पताकाएं हैं, किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, और फिर बाद में इनको हटाया नहीं जाता, धीरे धीरे अपने आप ही ये नष्ट हो जाती हैं। और अगर कोई और अवसर होता है, खुशी का अवसर होता है, या उत्सव मनाया जाता है, या फिर किसी और अवसर के ऊपर, खुशी के अवसर के ऊपर लोग रंगीन पताकाएं फहराते हैं। तो ये वहाँ के लोगों की मान्यता है, परंपरा है। तो इसके बारे में लेखिका हमें पाठ में बताती है। सफ़ेद रात कविता के आधार पर बताइए कि कवि शहर में स्वयं को पराया क्यों महसूस करता है। आप कविता की शुरुआत में देखिए कि कवि जो है वो चांदनी रात में अपने घर की छत के ऊपर नीचे देख रहा है, फुटपाथ देख रहा है, चांदनी रात को देख रहा है, और उसके मन में सुकून है, दुख वाली बात नहीं है। लेकिन फिर अचानक से उसको अपने गांव की एक जंगल की रात याद आ जाती है, खुले आंगन याद आ जाते हैं, किस तरीके से वहाँ बारहसिंगे को बुला रहे हैं, यानी कि कितना अपनापन है, कितना सुकून है, कितनी शांति है। तो शहर में लेखक को उस तरह का सुकून, उस तरह की शांति, उस तरह का लगाव, भाईचारा महसूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग अकेले रहते हैं, एकल परिवारों में रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनका संबंध इतना नहीं है जितना गाँव में होता है। और यहाँ का रहने सहने का तरीका बिल्कुल क्या है, अलग है। और भी बहुत सारी शहर में समस्याएं हैं। विस्थापन की समस्या को दिखाया गया है। फुटपाथ पर जो खुले आंगन के नीचे लोग सो रहे हैं, उनके सोने की मजबूरी अलग है। गाँव में खुले आंगन में सोने का सुकून अलग है। तो वो सारी बातें जोड़कर आप अपने उत्तर को यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। कवि ने फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है? तो फागुन के महीने में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। चारों तरफ का वातावरण इतना सुहावना होता है, इतना सुंदर होता है। फागुन के महीने में इतनी सुंदर प्रकृति होती है, प्रकृति की सुंदरता इतनी चरम सीमा पर होती है कि कवि चाहकर भी अपनी आंख नहीं हटा पाता है। चारों तरफ हरे हरे पत्ते आ गए, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, फूल खिल गए हैं, और जो महक है, प्रकृति की सुंदरता की जो महक है, निराला जी कहते हैं कि चारों तरफ सुगंधित हवा चल रही है और मनुष्य के मन में एक नया उत्साह है। इतना उत्साहित हो जाता है कि उड़ने को नभ में पर कर देते हो, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो इतनी सुंदर प्रकृति हो गई है, नई नई पत्तियां आ गई हैं, फूल आ गए हैं, और प्रकृति में एक नया रंग भर गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बाल गोविंद भगत
एक साधु नहीं थे लेकिन फिर भी साधु के सारे गुण उनके अंदर थे। किस तरीके से वो अपने नियम और कानूनों का पालन करते थे, वो कभी भी दूसरे की इजाज़त के बिना उनका सामान प्रयोग में नहीं लाते थे। एक साधारण से व्यक्ति थे, उनका गायन बहुत ही मधुर था और अपने मधुर गायन से वो सबको प्रभावित करते थे। किस तरह से वो अपनी दिनचर्या का पालन करते थे, समाज में बदलाव लाने के लिए उन्होंने कितनी सारी बातें यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिखाई गई है। उनके इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद वो शोक नहीं मनाते हैं, जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। साथ में उनका जो बेटा था वो बोधा था, मानसिक रूप से कमज़ोर था, तो उसको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, वो ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। उनकी पतोहू का विधवा होने के बाद दूसरा विवाह करवाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में बात करती है। तो आप यहाँ से अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो ये जो उत्तर है आपने थोड़ा बड़ा लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप है, 100 से 120 शब्दों में। आप यहाँ पर पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको चॉइस भी दी गई है। और ये इस बार सिलेबस में नया प्रश्न डाला गया है, क्योंकि पिछले 3 सालों से केवल 5 ही प्रश्न पूछे जाते थे, इसको यहाँ पर अभी नया जोड़ा गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में ऐसा क्यों कहा है कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना वरदान है। भारत में अन्य प्राकृतिक स्थानों को सुंदर बनाने में युवा नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो आपकी रियल लाइफ से जोड़कर पूछ ली गई है और दूसरी कटाव में यहाँ पर जो जानकारी दी गई थी कि कोई भी दुकान नहीं है, क्योंकि कटाव को अभी सिक्किम सरकार की तरफ से पर्यटन स्थल नहीं बनाया गया है, इस कारण से वहाँ पर कोई दुकान नहीं है और वो बहुत कम लोगों की पहुँच के अंदर आता है। तो इसी कारण से वहाँ पर क्या है, गंदगी नहीं है। लेकिन यूमथांग की अगर हम बात करें तो वो पर्यटन स्थल है और वहाँ पर लोग प्रदूषित करते हैं उस स्थान को, और इस वजह से वहाँ पर बर्फ़ पड़ना भी कम हो गई है। तो आज के समय में हम प्राकृतिक स्थानों को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो ये आपने अपने विचार से जोड़कर, अपनी रियल लाइफ से जोड़कर लिखना है। तो इस तरह के जो उत्तर होते हैं वो विद्यार्थियों के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो प्रश्न है इनको CRT क्यों कहा गया है, CRT इसीलिए कहा गया है क्योंकि कितने अच्छे तरीके से हम इनके उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 10 प्रश्न हैं, 5 आपके SRT हैं और 5 आपके CRT। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला उपसर्ग से संबंधित है, तो ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये होता है अति जमा अधिक। अत्यधिक यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, अति और अधिक, अधिक भी और वो भी बहुत अति में, अति यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में। उपकार आसान है, उप जमा कार, तो यहाँ पर कार मूल शब्द है और उप आपका उपसर्ग है, यहाँ पर भी अति आपका उपसर्ग है। विदेश भी आसान है, वी जमा देश। तो इस तरीके से तीनों शब्दों में आपके उपसर्ग लगे हैं, लेकिन सुरेश जो है ये उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हर एक शब्द में उपसर्ग लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुरेश में संधि का नियम लगा है, सुर जमा ईश। सुर होता है देवता और ईश क्या होता है, ईश्वर। तो देवताओं सुर ईश, तो यहाँ पर अगर हम संधि का नियम लगाते हैं तो ये आपका सुरेश हो जाता है, यानी कि ये गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा, तो ये डी विकल्प यहाँ पर सही है। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर अगर आप हथौड़े से तोड़ोगे, बार बार मैं कहती हूँ कि जब हम उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते हैं तो हमें चाकू से नहीं काटना है, हथौड़े से नहीं तोड़ना है, हमें अपने नियम के हिसाब से तोड़ना है। तो यहाँ पर हमें वट भी लग सकता है, बहुत सारे बच्चों को वट लग सकता है। सजा जमा वट सबसे आसान है। अट, अट तो नहीं हो सकता है। ट भी तोड़ सकते हैं, सजाव और ट, तो ये भी बच्चों को लग सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, आवट, सजावट, बनावट, दिखावट। तो यहाँ पर सज धातु है, सज धातु से और आवट प्रत्यय लगकर ये शब्द बना है। और अगर हम क्रिया की बात करें तो सजाना, सजाना हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, क्रिया। तो इस तरीके से यहाँ पर आवट आएगा, इसमें वट तो बिल्कुल नहीं आएगा। सजा जमा वट ये हमें लग सकता है, ऐसे ही सजाओ जमा ट लग सकता है। तो आपको लगने से नहीं चलेगा, आपको नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे। इन शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव क्या होते हैं, जो संस्कृत से थोड़े से बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी बदलाव के। तो यहाँ पर उपहास जो है ये संस्कृत का है, शत 100 होता है, वधु संस्कृत का है, अचरज जो है ये तद्भव है। और ये अगर हम इसके संस्कृत रूप की बात करें तो आश्चर्य, आश्चर्य इसका तत्सम रूप होगा, तत्सम। बाकी सारे तत्सम है और ये आपका क्या होगा, तद्भव। आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखें फेर लेना यानी कि बदल जाना, किसी का व्यवहार बदल जाना, यानी पहले जैसे ना रहना। तो हम कह सकते हैं नाराज होना भी हम कह सकते हैं, उदासीन होना,
उदासीन होने का मतलब भी होता है कि आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ देखना, ये तो साधारण अर्थ है, किसी और की चाहत ऐसा नहीं है। तो आंखें फेर लेना, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सबसे सही विकल्प आंखें फेर लेना मुहावरे में यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर उदासीन होना और नाराज होना ये दोनों ही लग रहे हैं। इससे बेहतर विकल्प दिए जा सकते थे। वैसे आंखें फेर लेना होता है बदल जाना या विपरीत व्यवहार करना। अगर मान लीजिए हम हमेशा किसी की मदद करते हैं और इस बार मदद नहीं कर रहे हैं, तो वो कह सकता है कि उसने मुसीबत के समय आंखें फेर ली। तो नाराज होना बिल्कुल सही अर्थ तो नहीं कह सकते, तो यहाँ विकल्प थोड़े बदल कर दिए जा सकते थे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर दो विकल्प में क्या है, कन्फ्यूजन है। यहाँ पर दो विकल्प लगभग सही लग रहे हैं। और अगर बेस्ट वन की बात करें तो नाराज होना हम ले सकते हैं, बदल जाना यानी कि अगर हम किसी परिस्थिति में बदल जाते हैं तो हम कह सकते हैं नाराज होना। वैसे इससे बेहतर विकल्प दिए जा सकते थे। आगे आपसे पूछा गया है कर्म वाच्य। तो वाच्य इस बार सिलेबस में शामिल किए गए हैं। पिछले 3 सालों से वाच्य से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे। तो कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य आपने पढ़े हैं। तो कर्म वाच्य यहाँ पर देखो, मजदूरों ने सड़क बना ली, तो ये तो आपका कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य, कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है, कर्ता की प्रधानता है, कर्तृवाच्य। मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो मैं के साथ यहाँ पर नई विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता है। मैं रामायण पढ़ता हूँ। वाक्य किस तरीके से बना है उसको ध्यान से देखिए। अब चलते हैं, तो ये भी आपका कर्तृवाच्य है। सड़क बनाई जा रही है, तो यहाँ पर कर्ता नहीं है। सड़क को बनाया जा रहा है, हमसे सड़क को बनाया जा रहा है, उनसे सड़क को बनाया जा रहा है। कर्ता अब्सेंट है, और कर्ता जब अब्सेंट होता है तो आपने अपने दिमाग में सोचना है। तो हमसे, मुझसे, तो से लग गया, और यहाँ पर कर्म है, तो ये क्या होगा, कर्म कारक। तो बी विकल्प आपका क्या है, सही है। सड़क बनाई जा रही है, ये आपका कर्मवाच्य है। अभी कर्तृवाच्य है, इसको देखो, मजदूरों ने सड़क बना दिया है, तो ये गलत है। सड़क बना दी है, सड़क स्त्रीलिंग है, तो दी आना चाहिए। तो मजदूरों के द्वारा या मजदूरों से सड़क बना दी गई है, इस तरह से हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। मैं रामायण पढ़ता हूँ, कर्तृवाच्य है। रामायण को पढ़ता हूँ, कर्म है, तो किस में परिवर्तित होगा, कर्मवाच्य में। मुझसे रामायण पढ़ी जाती है, इस तरीके से हम बदल सकते हैं। अब चलते हैं, अब चलते हैं, अब चला जाता है, तो इस तरीके से हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके नियम आपने पढ़े हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मिड टर्म की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। आगे व्याकरण के जो 5 प्रश्न हैं वो आपके CRT हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर तत्सम छांट कर लिखना है। कुआ जो होता है आपका, ये तद्भव है, और इसका तत्सम यानी कि संस्कृत में हम क्या कहते हैं, कूप। काष्ठ जो होता है ये आपका तत्सम है। तत्सम वाले में इस तरह से एरो लगा देती हूँ। काष्ठ क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी होता है आपके समझने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट जो शब्द होता है वो होता है काठ। क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र संस्कृत का शब्द है, तत्सम है ये भी। और ये आपका क्या होता है, खेत। खेत को हम क्या कहते हैं, क्षेत्र। घी जो है, घी आपका तद्भव है, और इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, संस्कृत में घृत कहते हैं, घृत। आगे आपका है प्रिय। प्रिय आपका तत्सम है, और धैर्य जो है ये भी आपका तत्सम है। क्षेत्र भी आपका तत्सम है, काष्ठ भी आपका तत्सम है। जो पूछे जा रहे हैं इनको हम दोबारा से हाईलाइटेड कर देते हैं यहाँ पर, प्रिय, धैर्य। दूध जो होता है तद्भव है, और संस्कृत में हम क्या कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। हस्त क्या होता है, ये भी तत्सम है, हस्त यानी हाथ। और मोर जो है ये आपका तद्भव है, और इसको हम क्या कहते हैं, मयूर। चलिए दोबारा से खिचड़ी पक गई है, तो थोड़ा सा तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम को अब फाइनली हम देखो, काष्ठ आपका तत्सम है, क्षेत्र आपका तत्सम है, प्रिय आपका तत्सम है, धैर्य आपका तत्सम है, और हस्त। कुआ जो होता है इसका कूप होगा, घृत घी हो जाएगा, दुग्ध दूध हो जाएगा, और मयूर मोर। तो इस तरीके से अलग अलग करके लिखना है, तो आप इसको पूरा अलग अलग करके लिखें। प्रत्यय की परिभाषा देते हुए अक प्रत्यय से बने 3 शब्द बनाइए। तो प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। जो मूल शब्द के, वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के कहाँ पर लगते हैं, अंत में लगते हैं। अंत आप लिख सकते हो या पीछे लगते हैं। और अक प्रत्यय से आपने 3 शब्द बनाने थे, तो अक आप साउंड देखिए, गायक, नायक, लेखक। इस तरीके से आप अक प्रत्यय की सहायता से 3 शब्द लिख सकते हैं।
मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो ये देखो, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं आपको इसका संदर्भ समझ में आए, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए समझने का, क्योंकि यही बात होती है। रस जो होता है वो काव्य में होता है। काव्यांश की भी बात हम कर रहे थे, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे, शब्दों के मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे, तो आसपास इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभिमन्यु बात कर रहे हैं, और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन मौजूद नहीं होता है। तो देखो, बिहाइंड द सीन स्टोरी अगर हमें पता है तो समझना बहुत आसान हो जाता है। क्लासेज में जब कविताएं आप पढ़ते हैं, टीचर्स आपको समझाते हैं, तो समझना आसान होता है, लेकिन ऑन द स्पॉट अपने आप से समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बार बार ये बात मैं हमेशा करती हूँ। तो आपको इसको 2 से 3 बार खुद से पढ़ के देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत अर्थ आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर वीरता की बात हो रही है, वीर रस से यहाँ पर रस पूछा गया है और कारण भी पूछा गया है। तो कारण में थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, और अगर सोचते नहीं है तो थोड़ा सा आप स्मार्ट बिहेव करेंगे। तो वीर रस है, और वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से उत्तर लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में वीर रस अगर आपको पहचान में आ गया है तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इन पंक्तियों में उत्साह के भाव दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी अगर अर्थ आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ में आया तो आपको समझने का प्रयास करना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे मुहावरों से प्रश्न पूछे गए हैं। कोल्हू का बैल, तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, गांव से रिलेटेड है। पहले जो कोल्हू होता था, कोल्हू में तेल निकाला जाता था, और जो बैल होता था वो एक मशीन होती थी। तो बैल जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाता था और वो मशीन घूमती रहती थी, और इस तरीके से तेल निकाला जाता था। तो कोल्हू का बैल क्या होता था? बहुत ही मेहनती होता था, सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। और लोगों ने जो व्यक्ति बहुत मेहनती है उसके लिए मुहावरा चला दिया कि भाई ये कोल्हू का बैल है। तो कोल्हू का बैल क्या होता है? बहुत अधिक मेहनती, बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, अधिक परिश्रम करने वाला। तो इसको आपका बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, तो जो व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई वो तो कोल्हू का बैल है। उसने आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए कोल्हू के बैल की तरह मेहनत की। कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह पढ़ाई की। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। चूना लगाना, ये तो आपने सुना होगा। चूना लगाना, यहाँ पान के ऊपर चूना नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि मुहावरों के साधारण अर्थ नहीं होते हैं, छिपे हुए अर्थ होते हैं, व्यंग्यार्थ होते हैं। तो यहाँ पर किसी को मूर्ख बनाना, जब हम किसी को चूना लगाते हैं यानी कि हमने किसी को मूर्ख बनाना, मूर्ख बना दिया है। चूना लगाना यानी मूर्ख बनाना। आप एक वाक्य बना सकते हैं, आज तो दुकानदार ने मुझे चूना लगा दिया। आगे आपका है उपसर्ग लगा शब्द। आपने निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपसर्ग लगा है, यानी कि यहाँ पर आपने शब्दों को अलग करना है और उपसर्ग को अलग करना है। तो अप आपका उपसर्ग है और शब्द आपका मूल शब्द है। अनु आपका उपसर्ग है, आसान है सारे शब्द, और मान आपका मूल शब्द है। 49, इसको चाकू से भी काट सकते हो क्योंकि सारे ही शब्द आसान है, उन और 50। और सरस आपका क्या है? स और रस। और संतोष में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो बिंदु है वो सम के रूप में परिवर्तित होता है, सम और तोष। तो इस तरीके से आपके सारे शब्द हैं, इनमें उपसर्ग लगा है और मूल शब्द और उपसर्ग आपको अलग अलग करना है। ये आपका तीसरा खंड था, और यहाँ से आपका चौथा खंड शुरू हो जाता है, जिसमें रचनात्मक लेखन की हम बात करते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल है विज्ञापन लेखन से संबंधित है। स्कूल के हल्के व मजबूत बस्तों की कंपनी के लिए आपने आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा शब्दों में आपने इसमें लिखना नहीं होता है, बल्कि इसको आकर्षक बनाना होता है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपने इसको लिखना है, और कम शब्दों में ज़्यादा आपने प्रभावशाली बनाने का प्रयास करना है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नृत्य, संगीत, कला, शिल्प आदि का प्रशिक्षण देने के लिए कोई केंद्र है और वो अपना विज्ञापन जारी कर रहा है, तो उससे संबंधित आपने विज्ञापन लिखना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो आपको सबसे सही लग रहा है उसके साथ आपको जाना है।
आगे आप देख सकते हैं संवाद लेखन है। तो दो मित्रों के बीच आने वाली छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने के बारे में, तो बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड है, लेकिन आपने संवाद सही तरीके से लिखना है। कई बार बच्चे बहुत बकवास करते हैं, तो बकवास नहीं करनी है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से, औपचारिक तरीके से आपने अपना संवाद लिखना है। 100 से 120 शब्दों में लिखना है। तो दो मित्रों के बीच में बातचीत दिखानी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये बातचीत क्या पेपर के हिसाब से आप लिख रहे हैं या फिर ऐसे ही मस्ती के लिए लिख रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों के बीच में संवाद, तो किस तरह की बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं बोलना चाहूँगी, जब हम पेपर चेक करते हैं तो बच्चे बहुत ही ऊट पटांग बातें लिखते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने एक सही भाषा में, अच्छे शब्दों में एक अच्छी बातचीत को दिखाना है। तो दोनों में से एक विकल्प आपको करना है। और यहाँ पर ये आपका निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। यहाँ 250 शब्दों की सीमा दी गई है। तो यहाँ पर विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण, संकेत बिंदु जो होते हैं उनको आप हेडिंग के तौर पर, संकेत बिंदुओं को आप हेडिंग के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो संपूर्ण जीवन की आधारशिला क्या होता है, विद्यार्थी जीवन होता है। चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, और देश समाज के लिए किस तरह से उपयोगी हैं विद्यार्थी, भावी नागरिक होते हैं। तो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और इसको विस्तार से आपने लिखना है। अथवा करके दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, साहित्य समाज का दर्पण। तो साहित्य समाज का दर्पण का मतलब क्या है, जो साहित्य है, जो रचनाएं लिखी जाती हैं, वो समाज का ही आईना होती हैं। अब देखिए, कहानियाँ जो होती हैं, कविताएं होती हैं, उसमें समाज की समस्याओं को ही दिखाया जाता है, समाज के बारे में ही बातें की जाती है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिसको हम समझते हैं, उसी से संबंधित हमारी रचनाएं होती हैं, कवियों की रचनाएं होती हैं, लेखकों की कहानियाँ होती हैं। तो ये साहित्य समाज का दर्पण कैसे होता है, साहित्य व समाज का क्या संबंध है, एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, यानी कि अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। जरूरी नहीं सारा साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, कुछ साहित्य ऐसा होता है जो समाज को भटकाने वाला भी होता है। तो ये सारी बातें आपने सोचकर और इससे संबंधित आपने क्या करना है, उत्तर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका रेडीनेस का पेपर था और ऐसा ही पेपर आपका मिड टर्म में आने वाला है। एक सैम्पल कॉपी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ये रेडीनेस का पेपर था, तो आपका क्वेश्चन पेपर अलग था, आपको क्वेश्चन पेपर मिल भी गया है और आंसर शीट अलग थी। लेकिन जो आपका फाइनल पेपर आएगा उसमें आप ध्यान रखिएगा, बुकलेट ही आएगी, आपका इस तरह से प्रश्न पत्र अलग से नहीं आएगा। यहाँ पर आप प्रश्न पत्र के एक सैम्पल कॉपी देख सकते हैं। तो जो आपके MCQ होते हैं, तो यहाँ पर जो भी उत्तर आपके हैं इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, और जो CRT थे उसके उत्तर आपने एक्सप्लेन करके लिखने हैं। यहाँ पर ये सैम्पल कॉपी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे उत्तर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर शीट मिली थी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये जो विज्ञापन है इसकी हम बात कर लेते हैं। विज्ञापन में फॉर्मेट होता है, आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होता है। विज्ञापन लेखन में आपको फॉर्मेट फॉलो करना है और साथ में आप इसे रंगीन बना सकते हैं, यानी कि आप कुछ कलर्स लेकर भी जा सकते हैं। तो ये आपका है। तो आओ सीखें, अब कला होगी आसान। तो ये आप देख सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड है। और सीखनी में आपका क्या आएगा, सीखनी, बड़ी की मात्रा आएगी। इस तरीके से आप अपने विज्ञापन का फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बॉक्स के अंदर बनाएंगे, हेडिंग आप अच्छे से लिखेंगे, आकर्षक बनाएंगे, चित्र बना सकते हैं, कम शब्दों में आपने ज़्यादा अभिव्यक्ति देनी है। यहाँ पर आप निबंध लेखन को देख सकते हैं, जो संकेत बिंदु दिए गए थे उनको आप हेडिंग के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा विज्ञापन आप देख सकते हैं जो कि बैग से संबंधित था। तो यहाँ पर इस तरीके से विज्ञापन का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है, चित्र बनाने हैं, आपने उसका शीर्षक देना है, आकर्षक बनाने का प्रयास करना है। एक और सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विज्ञापन लेखन को आकर्षक बनाना है और ये पूरा फॉर्मेट था। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अपने मिड टर्म की परीक्षाओं के लिए अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।